बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो स्टैट्स एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 14 हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, बिफोर गोइंग फर्दर डिस्कशन, उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि ये डिस्कशन तब इफ़ेक्टिव होगी जब चैप्टर 14 के आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्यूएम में स्टैट वाले पोर्शन की प्लेलिस्ट में जाइएगा और स्टैट लेक्चर्स में जाइएगा। वहाँ पे चैप्टर 14 कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये चैप्टर 14 जो कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है ना, आपने सबसे पहले ये देखना है। जब ये देख लेंगे और हर एक क्वेश्चन की एग्जांपल हो जाएगी तो चैप्टर 14 आपको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद ये एमसीक्यूज करना और इनको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि सबसे पहले चैप्टर 14 का कंप्लीट लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो का फ़ायदा होगा। और जिन बच्चों को चैप्टर 14 पढ़ लिया हुआ है तो उनके लिए फिर ठीक है, वो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। आज ये स्टार्ट करते हैं जनाब। 14.1 में एग्जामिनर कह रहा है अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.01 मीन। कहता है सिग्निफिकेंस लेवल है क्या। सबसे पहले देखेंगे सिग्निफिकेंस लेवल होता क्या है। सिग्निफिकेंस लेवल होता है कि जब भी हम कोई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, हम देखते हैं कि उसके टेस्ट के जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बल्कि ऐसे कर ले, जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या तो हम ये देखते हैं कि इस टेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस कितने हैं और इस टेस्ट के रिजेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है। 100% तो टेस्ट एक्यूरेट हो नहीं सकता ना। हम ये कहते हैं कि ये जो टेस्ट होगा, ठीक है, हम तकरीबन 90% कॉन्फिडेंट हैं, 90% कॉन्फिडेंट हैं कि ये टेस्ट सही होगा, एक्सेप्ट होगा। और हाँ, 10% रिस्क है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये भी कह सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंट हैं तो 5% रिस्क रह जाएगा। टोटल तो 100% होगा ना, 90 + 10 टोटल तो 100% होगा। ठीक है। ये जो 10% रिस्क लेवल होता है, इस रिस्क लेवल को सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। और इस सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा से शो किया जाता है। और इस सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा को टाइप 1 एरर भी कहते हैं। ये टाइप 1 एरर होता है हमारा। ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब फिर सिग्निफिकेंस लेवल हुआ क्या। सिग्निफिकेंस लेवल वो हुआ कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस लेवल ये बताता है कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं। देयर इज 1% चांसेस दैट नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। तो 0.01 का मतलब 1% ही होता है कि 1% चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, सिग्निफिकेंस लेवल क्या बताता है कि ये परसेंटेज होगी कि एच नॉट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो फिलहाल तो अल्फा ही सही लग रहा है। बीटा पढ़ लेते हैं। 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, यानी कि नल हाइपोथेसिस को इनकरेक्टली गलती से एक्सेप्ट कर लिया तो 1% नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस नहीं होती, उसकी रिजेक्शन होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो अल्फा बनेगा। चार्ली में कह रहा है 99% कॉन्फिडेंट दैट नल हाइपोथेसिस फॉल्स। 99% कॉन्फिडेंस में ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस नल हाइपोथेसिस को ट्रू करने के लिए होता है, ना कि फॉल्स करने के लिए होता है। तो दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन इज ओनली करेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड देखते हैं हम जनाब। 14.2 level of significance is also referring as probability of type 1 error, type 2 error, probability of acceptance area, probability of other than rejection area। तो देखिए मैंने भी बात की है, ये जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है ये टाइप 1 एरर होता है।
टाइप 1 एरर होता है। तो यहाँ पे ये वाली बात की हुई है, तो ये टाइप 1 एरर होता है। तो दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा जी, थर्ड वन देखते हैं। रिस्क लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड, ये वही बात जो भी मैंने की है। रिस्क लेवल क्या है? रिस्क लेवल सिग्निफिकेंस लेवल होता है, टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। तो रिस्क लेवल क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल, हमने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल तो वो होता है जो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो नहीं हो सकता। इनवर्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, इनवर्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, ये वाली बात सही है। इनवर्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल यही हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है, यही हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है, यानी कि यही अल्फा होता है और यही हमारा टाइप 1 एरर भी होता है, ठीक है। यही हमारा टाइप 1 एरर भी होता है, ठीक है। 100% प्लस कॉन्फिडेंस नहीं, 100% से तो ऊपर जाते ही नहीं ना हम। 100% माइनस कॉन्फिडेंस लेवल माइनस 100 ये भी नहीं होता, इसमें ऑप्शन बीटा होगा हमारा। 14.4 द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस, कहता है जो ट्रू हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं। अब देखें, एक ही क्वेश्चन है, उसी को बार बार पूछ रहा है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को, ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, इसका मतलब सिग्निफिकेंस लेवल है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा भी सही है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इसमें। और टाइप 1 एरर बिल्कुल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम टाइप 1 एरर भी है, तो ए भी सही है, सी भी सही है। तो बोथ ए एंड सी, तो सो ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ए भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। अच्छा जी, अ सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 मीन्स, ये वो वाली बात है कि ये वाला 4.1 की तरह ही स्टेटमेंट है। 0.05% इसका मतलब क्या है? यानी कि 5% का मतलब ये है कि 5% चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देयर इज मोर देन 95% चांसेस दैट नल हाइपोथेसिस फॉल्स, 95% फॉल्स की चांसेस नहीं है, सिर्फ 5% है, तो ये गलत हो गया। If null hypothesis is rejected, there is a maximum chances 5% that the decision may be wrong. ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन पर 5% के चांसेस नहीं है, एक्सेप्टेंस पर ये चांस बनता है, ठीक है। कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो 5% चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस का डिसीजन रॉन्ग होगा, तो ये रिजेक्शन वाली बात गलत है। चार्ली, इफ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, हाँ यहाँ ये वाली बात सही है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाता है, देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 5% chances, 5% chances मिस हुआ वर्ड, 5% chances that that decision may be wrong। हाँ, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो 5% चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस का डिसीजन रॉन्ग होगा, तो ये वाली बात चार्ली वाली मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इफ टाइप 2 एरर इज मेड, देयर इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टाइप 2 एरर होता ही नहीं है, टाइप 1 एरर होता है, तो ये तो वैसी बात गलत हो गई, ठीक है। सो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट वन। आगे देखते हैं 6 में, if machine is working properly with the same average output level as given is last year, the above statement represent, कह रहा है कि मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली विद सेम एवरेज आउटपुट लेवल एज गिवन इन लास्ट ईयर। कहता है कि जो मशीन अब काम कर रही है, मशीन उसी तरह ही काम कर रही है जिस तरह से वो लास्ट ईयर काम कर रही है, ना उसे ज़्यादा काम करी ना उसे कम काम करिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट में इक्वालिटी आ रही है। अगर इक्वालिटी आ रही है यानी कि मशीन की जो परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त 2021 में हैं या 2023 में, तो मशीन की परफॉर्मेंस जो 2023 में है वो परफॉर्मेंस इक्वल है पिछले साल 2022 की परफॉर्मेंस के। इसका मतलब अगर इक्वालिटी आ रही है तो ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है, जिस स्टाइल में लिखी गई है, वो नल हाइपोथेसिस स्टाइल है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ये लिखी होती कि जो मशीन वर्किंग प्रॉपरली है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रही है, मोर अप्रोप्रिएट वर्किंग कर रही है, ठीक है, या एफिशिएंट, मोर एफिशिएंटली वर्किंग कर रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो फिर ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता, ठीक है, क्योंकि इसमें लेस और ग्रेटर वाला एलिमेंट आ रहा है। 7 देखते हैं जनाब, विच आर द फॉलोइंग इज टेस्ट एट वैल्यू ऑफ मीन, कहता है मीन को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से हम टेस्ट यूज करते हैं। आपको पता है कि जो पॉपुलेशन मीन है इसको टेस्ट करने के लिए नॉर्मली हम दो मेन टेस्ट यूज करते हैं।
एक जी टेस्ट को यूज़ करते हैं और एक टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो जी टेस्ट ये भी मीन के लिए होता है, टी टेस्ट ये भी मीन के लिए होता है, तो दोनों ए एंड सी सही हैं। तो बोथ ए एंड सी यानी कि ऑप्शन डेल्टा इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। टेस्ट ऑफ गुड ये पॉपुलेशन मीन के लिए नहीं होता, या तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए होता है, चैप्टर 15 में बात कर चुका हूँ, या तो ये वेरिएंस के लिए होता है, ठीक है। 14.8 14.8 में कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को इंक्रीज करते हैं, द रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन इज, इसका मतलब जितना रिस्क लेवल ज्यादा होगा, जितना रिस्क लेवल ज्यादा होगा, तो उतना ही चीजों को एक्सेप्ट करना कम हो जाएगा। रिस्क लेवल मीन जितना रिजेक्शन लेवल ज़्यादा होगा तो एक्सेप्टेंस रीजन या एक्सेप्टेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप चलेगा। 14.9 देखते हैं। If you want to test the claim that automobile is driven on the average more than 20,000 किलोमीटर पर ईयर, कहता हमने ये टेस्ट किया और ये क्लेम किया जो हमारी गाड़ी है वो 20,000 किलोमीटर हर साल 20,000 किलोमीटर से एवरेज मोर ज़्यादा चलती है, मोर देन 20,000 किलोमीटर पर ईयर, ठीक है। कहता है बताएं कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। तो देखिए एवरेज मोर देन 20,000 है, तो मान लें 20,000 एवरेज रखा, लेकिन ये मोर देन है, इसका मतलब अगर ये मोर देन है तो ये बात की जा रही है अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो मीन है वो ऑब्वियस बात है ग्रेटर होगा किससे, 20,000 से, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस होगा या तो वो इक्वल होगा या तो वो लेस देन होगा, तो दोनों सही हो सकते हैं। लेस देन इक्वल भी सही हो सकता है और सिंपल इक्वल भी सही हो सकता है। तो अब हमें ये डिज़ाइन ढूंढना है कि किस ऑप्शन में। तो फोकस किसको करना है, सबसे पहले इसको फोकस करना है, H1 ग्रेटर है। तो देखिए सॉरी, पहले वाला नल हाइप यानी कि ये जो पहले वाला है ये नल हाइपोथेसिस के लिए बना होगा, दूसरे वाला अल्टरनेट के लिए बना है। ये नॉट इक्वल है, ये नहीं चाहिए मुझे, तो ग्रेटर वाला चाहिए, ये नॉट इक्वल ये भी नहीं चाहिए। हाँ ये ग्रेटर वाला आ गया, इसका मतलब ये काम चलेगा। ये लेस वाला है, इसका मतलब ये भी नहीं सही होगा, इसका मतलब अल्फा बीटा डेल्टा तीनों रॉन्ग हो गए। इसका मतलब करेक्ट कौन सा हुआ, फिर ये वाला बना, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसने ग्रेटर बनना था, और ये नल हाइपोथेसिस ये इक्वल के साथ भी बन सकता है और ये लेस देन इक्वल के साथ भी बन सकता है। तो सो ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी। 10 अच्छा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि डिस्कशन से पहले, ठीक है, डायरेक्टली डिस्कशन पे कूद ना जाइएगा। आपने क्या करना है, ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज है ना, लेड पेन से ले लीजिएगा। बहुत बेहतर होगा कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, प्रिंट करवा लें किसी भी बुक शॉप से, ठीक है, फोटोकॉपी शॉप से। नहीं तो ये क्या करें, अपने पास एक रजिस्टर रख लीजिएगा, क्वेश्चंस पढ़िएगा। तो क्योंकि हर एक 10 क्वेश्चन के बाद, अब चेक करें, एवरी 10 क्वेश्चन के बाद ये मैंने आंसर की दी हुई है। आपने करना है कि रजिस्टर पकड़ लें, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से टेस्टिंग कर लें, और ये आप लिख लें बेशक ये मेरा टेस्ट नंबर 1 है, चैप्टर 14 का। तो डेली बेसिस पे आपका टेस्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ें, और इस हिसाब से आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा अच्छा मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन अल्फा है, इसका ऑप्शन बीटा है, इसका अल्फा आ गया, इसका बीटा आ गया, इसका चार्ली आ गया, इसका डेल्टा आ गया। 10 के 10 करें, 10 के 10 आपने कहा अच्छा अल्फा है, फिर आपने कहा 8वें का मान लें बीटा है, इसका चार्ली है, चले मान लें इसका अल्फा है, ठीक है। मैंने तो रैंडमली कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। अब देखो 1 का अल्फा है, ये वाला सही हो गया आपका, 2 का अल्फा है, ये गलत हो गया, 3 का बीटा है, गलत हो गया, 4 का डेल्टा है, अच्छा मैंने तो बगैर देखे लगा दिया था, ठीक है, इससे ज़्यादा गलत ही आ रहा है, टेंशन ना लीजिएगा। 5 का सी सही हो गया, 6 का डेल्टा है, गलत हो गया, 7 गलत, 8 बी सी ए। तो कितने ठीक हो गए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 10 आउट ऑफ 5 ये मेरे सही। तो ये मुझे एक टेस्ट मैंने दे दिया 10 क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एक चैलेंज भी आपको आएगा, अच्छा यार पहले वाले 10 वाले मेरे 10 में से 5 नंबर आए हैं, अब अगले वाले सवाल में मैंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट भी रहेगा इसमें, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन जनाब 14.10 which of the following construction of null hypothesis and alternate hypothesis is are correct. Please note that population mean in both case is 36. population mean जो है वो 36 है, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। नंबर 1, द सैम्पल डेटा प्रोवाइड एविडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन इज लेस देन 36। तो फोकस करना है इसके ऊपर, पॉपुलेशन मीन इज लेस देन 36। अगर पॉपुलेशन मीन इज लेस देन 36 है तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस के वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये लग रहा है कि जो H1 होगा इसका जो मीन होगा वो लेस देन 36 होगा। ये मैंने लिख लिया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इन्होंने इसका हाइपोथेसिस क्या बनाया। हमारे मुताबिक हाइपोथेसिस ये बनना चाहिए H1 लेस देन ये बनना चाहिए, और अगर हम इसका H0 बनाएं तो जो H0 बनेगा वो ये लेस देन है, या तो इक्वल के साथ बन जाएगा या तो ग्रेटर देन इक्वल के साथ बनेगा 36। तो ये हमारे मुताबिक ये बनेगा हाइपोथेसिस का। लास्ट एमसीक्यू, अच्छा इसमें हमने तो डिज़ाइन बना लिया। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा डिज़ाइन गिवन है। कहता है एच नॉट नल हाइपोथेसिस लेस देन 36। हमने कहा नहीं भाई ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो देखेंगे ये वाली बात, पहली वाली बात ही गलत हो गई, ठीक है। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, ठीक है। अब बेशक इसको देखें या ना देखें, ये हमने बनाया था लेस देन और ये बना रहा है लेस देन इक्वल। इसका मतलब ऑप्शन 1 तो गलत हो गए। अगर ऑप्शन 1 गलत है, अब चेक करें ऑप्शन 1 सही है या ये भी गलत है। कहता है द सैंपल प्रोवाइड एविडेंस दैट पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 36। अब देखिए अब क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, ठीक है जी। तो अब की बार आ गया ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर आ गया तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो मीन ग्रेटर देन 36 बनेगा, और जो इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा वो मीन ये ग्रेटर है, या तो मीन लेस देन बनेगा या तो इक्वल टू 36 बनेगा। तो ये डिज़ाइन बनना चाहिए। अब क्या करते हैं, H1 मीन ग्रेटर देन 36, ये सही है। मीन ग्रेटर देन 36 का मतलब ये तो सही है। अब H0 देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन इक्वल 36 का मतलब ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बस ओनली केस 2 इज करेक्ट। तो ओनली केस 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए अल्फा लिखा हुआ, क्लियर। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस को जो डिस्कस कर लिया, तो मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया ताकि आपको कंसेप्चुअल जो है वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो सही हो जाएं, ठीक है जी। वरना मकसद सिर्फ एमसीक्यूज को ट्रू ऑप्शन तक पहुंचना नहीं है, ये ऑप्शन बनती कैसे है और इसको हमने सीखना कैसे है, और स्टेटमेंट को पढ़कर कैसे राइट ऑप्शन की तरफ जाना है हमने ये भी सीखना है, ठीक है। सिर्फ हमने राइट ऑप्शन के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने अदर ऑप्शन को भी देखना है वो क्यों गलत है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये डिटेल डिस्कशन हो जाती है जो कि एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। अच्छा लास्ट में ये सुन लीजिएगा। अच्छा, जैसे आप ये जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन चल रही होती है, तो अब मुझे आइडिया हो नहीं रहा होता कि आपको चीज़ें समझ आ भी रही हैं नहीं आ रही होती हैं। तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि जो मैं करवा रहा हूँ वो आप तक सही पहुँच रहा है और आपको सही समझ आ रही है, ठीक है जी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।